नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल और मैं दामिनी भारद्वाज आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम स्वस्थ जीवन में। दर्शकों, अपने इस कार्यक्रम में हम आपको हेल्थ से रिलेटेड टिप्स तो देते ही हैं, लेकिन हर बार एक नए विषय के साथ हम आपके सामने उपस्थित होते हैं और आज भी एक ऐसे ही नए विषय के साथ हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं मुँह व दांतों के रोग और उनके लक्षण और उपचार के बारे में, और इसके बारे में हमें जानकारी प्रदान होगी डॉक्टर विनय भारद्वाज जी से, जो कि है प्रोफेसर इन गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज। तो आइए अपने इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं और सबसे पहले सर हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम में। धन्यवाद सर। जैसे कि आज हम बात करेंगे डिजीज़ के बारे में, बात करें ओरल डिजीज़ जो है दांतों की है, मुंह की है, किस तरह की। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि मोस्ट कॉमन अगर हम बात करें, आपके पास भी केसेस आते होंगे, तो ऐसी मोस्ट कॉमन डिजीज़ कौन कौन सी हैं? हमारे मुंह और दांतों को जो बीमारियां जो अफेक्ट करती हैं तो वो 4 श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं जी। सबसे ज़्यादा जो होती है वो डेंटल केरीज या दंत क्षय रोग, या जिसको हम दांतों की सड़न कहते हैं जी। दूसरी बीमारी जो मुसूड़ों को अफेक्ट करती है उसको पेरियोडोंटाइटिस या पायरिया डिजीज़ इन कॉमन लैंग्वेज। तीसरी बीमारी जो है माल ओक्लूजन या टेढ़े मेढ़े दांतों की जो प्रॉब्लम है, और चौथी जो डिजीज़ जो ओरल कैविटी को इफेक्ट करती है वो है ओरल कैंसर। जी, मतलब अगर कहा जाए तो ये जो केसेस है ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है सामने आते हैं और इनके बारे में आज हम चर्चा भी करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो डेंटल कैरीज के बारे में आपने बताया, तो इसके बारे में हम जानना चाहेंगे थोड़ा सा विस्तार से कि किस तरह से ये होती है। और अगर हम इसको देखें, क्योंकि अलग अलग जो जब हम दांत देखते हैं तो किसी के दांत में कुछ ब्लैकिश होता है, कि किस तरह से हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं और क्या ट्रीटमेंट है इसका? डेंटल कैरीज या दंत क्षय रोग की जो शुरुआत है वो जब दांतों को अच्छी तरह साफ़ ना करें तो दांतों के किसी हिस्से में खाना जमा हो जाता है जी। और उस पे बैक्टीरिया एक्ट करते हैं और वो एक एसिड बना के उस एरिया को डिसॉल्व कर देते हैं जी। तो शुरुआत में एक छोटा सा एक काला धब्बा लगता है, लेकिन धीरे धीरे अगर उसकी सफाई ना रखें तो वो एक जो छोटी एक शुरुआत है वो एक फुल फ्लैश्ड या बिल्कुल एक्सटेंसिव कैरीज के रूप में वो उस टूथ को और उस ओरल कैविटी को अफेक्ट करती है। जी बिल्कुल। अगर हम ये जो डेंटल कैरीज हैं इनके साइन और सिम्टम्स की बात करें, अगर पेशेंट है उसमें ये अभी डेवलप हो रही है, अभी पूरी तरह से बनी नहीं है, तो अगर हम फर्स्ट साइन और सिम्टम्स की बात करें तो क्या पेशेंट को भी कुछ फील होता है? शुरुआती तौर पे तो पेशेंट को ये लगेगा कि उसमें कुछ जैसे ब्लैकिश डिस्कलरेशन शुरू होगी, लेकिन बाद में पेशेंट कंप्लेंट करेगा कि मेरे उसमें खाना फंसना शुरू हो गया है। ठीक है, वो शुरुआत होगी। जो पहली बाहर वाली जो दांत की लेयर है, जब उससे अंदर वाली लेयर जिसको हम डेंटिन कहते हैं, जब केरीज और जो सड़न जो है उस लेयर तक पहुंच जाती है तो उस पेशेंट को हल्का हल्का दर्द होना शुरू हो जाता है जी। या उसको सेंसिटिविटी, ठंडा गर्म से उसको जो है वो सेंसिटिविटी शुरू हो जाती है। जी, मतलब कहा जाए तो अगर मेन हम साइन और सिम्टम की बात करें तो सेंसिटिविटी एक सिम्टम है जो हम सेंसिटिविटी और दांत में दर्द और मतलब एक्सटेंशन कितना है उस केरीज का। उसके बाद जो है जब वो पल्प के आसपास पहुंच जाता है तो उस कंडीशन को हम रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल पल्पाइटिस कहते हैं। तो पेशेंट हमारे पास उस कंडीशन में आता है कि मैं रात को सोता हूं तो मेरी दर्द ज़्यादा बढ़ जाती है, जब मैं उठ के बैठता हूं तो वो जो है वो कम हो जाती है। तो दैट इज साइन ऑफ कि जो केरीज है वो बिल्कुल एडवांस केरीज हो चुकी है और उसमें रेस्टोरेशन से भी हो सकता है उसको हम ट्रीट ना करें तो उस केस में हम लोगों को फिर एक्सरे रेडियोग्राफ लेके देखना पड़ता है और नॉर्मल फिलिंग की जगह फिर हमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट की तरफ जो है जाना पड़ता है। जी बिल्कुल, मतलब कहा जाए तो जो एडवांस ट्रीटमेंट है वो फिलिंग के बाद हम आरसीटी की तरफ जाते हैं। इसके बारे में भी हम आपसे आगे जानेंगे, लेकिन अगर हम जैसे आपने पायरिया की बात की थी तो क्या होता है ये और किस तरह से हम इसे समझ सकते हैं? जो दूसरी मोस्ट कॉमन डिजीज़ जो हमारी ओरल कैविटी को इफेक्ट करती है उसको हम पायरिया या जिंजिवाइटिस या पेरियोडोंटल डिजीज़ के नाम से जानते हैं जी। इसमें क्या होता है कि जब दांतों को या मसूड़ों को अच्छी तरह साफ़ नहीं किया जाता तो उनमें डिपॉजिट्स होना शुरू हो जाता है ना, जिसको हम कैलकुलस या टार्टर कहते हैं। दांत भी देखने में थोड़े ऐसे लगे कि येलोइश कुछ डिपॉजिट्स हैं जी।
तो जब उनको कोई जैसे साफ़ ना करें, खुद प्रॉपर ओरल हाइजीन मेंटेन ना करें, तो ये जो है बाद में उस एरिया में जो है वो इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। सो वो शुरुआत होगी, पेशेंट बोलेगा कि मैं कुछ भी चीज़ खाता हूँ तो दांतों से उसमें ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। या कई बार होता है कोई जैसे सेब वगैरह खाएं, तो जब उसको खाएंगे तो उसमें उसके खून के साइन मतलब आप देखेंगे कि छोटा मोटा धब्बा आ जाता है। तो वो एक शुरुआत होती है कि उस पेशेंट को जिंजाइवल या पेरोडोंटल डिजीज़ या उसमें पायरिया जो है वो शुरुआत हो चुकी है। जी, अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, क्योंकि आमतौर पे क्या होता है जब पेशेंट को ऐसे साइन और सिम्टम्स आते हैं एप्पल खाते हुए या थोड़ी सी ब्लीडिंग गम्स हो जाती है तो इग्नोर कर दिया जाता है यूजुअली और हम इतना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन जो ट्रीटमेंट है वो बेसिक से शुरू होनी चाहिए। तो अगर हम बेसिक ट्रीटमेंट की बात करें तो किस तरह की ट्रीटमेंट ले सकते हैं? जैसा मैंने रेस्टोरेशन उसमें बताया कि डेंटल केरीज में तो पेशेंट जैसे आता है तो हम उसकी रेस्टोरेशन कर देते हैं, लेकिन अगर एक्सटेंसिव केरीज होती है तो हम उसको एवेल्युएट करते हैं कि क्या रेस्टोरेशन से ठीक हो जाएगा या हमें और एक्सटेंसिव प्रोसीजर जैसे रूट कैनाल ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। उसी तरह से पेरोडोंटल डिजीज़ में हमें क्या होता है कि पेशेंट आता है, उसको हम देखते हैं कि उसको क्या ओरल प्रोफाइलैक्सिस जैसे हम बोलते हैं कि दांतों को साफ़ करना है, तो हम उसका जो है वो ओरल प्रोफाइलैक्सिस या उसको स्केलिंग बोलते हैं पेशेंट का, वो करते हैं और उसको इवेल्युएट करते हैं हम। फिर 2-3 महीने बाद फिर उसको बुलाते हैं फॉलोअप के लिए और इसके साथ साथ हम उसको इंस्ट्रक्शन भी देते हैं कि दांत कैसे साफ़ करने हैं, ठीक है ना। तो अगर वो अपनी ओरल हाइजीन मेंटेन करेगा तो उसका जो है वो इनिशियल कंडीशन में जो है वो इट इज़ ए रिवर्सिबल डिजीज़ कि ये ठीक हो जाता है। डॉक्टर साहब, बिल्कुल जैसे आपने कहा कि फॉलोअप के लिए बुलाते हैं, तो मेरे मन में ये प्रश्न आ रहा है, कई बार हम देखते हैं फॉलोअप के लिए सभी को बुलाते हैं हम, जब भी हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो डॉक्टर हमेशा रिकमेंड करते हैं कि फॉलोअप के लिए आना है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं इग्नोर कर दिया जाता है और फॉलोअप के लिए नहीं आते हैं लोग। तो ये फॉलोअप के लिए आना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? जब भी हम पेशेंट की ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे अगर पेशेंट की ओरल हाइजीन बहुत अच्छी है, हमने कर दिया कि मतलब ही डजंट रिक्वायर एनी ट्रीटमेंट, तो जब भी वो उसको हम लिखते हैं कि 6 महीने में दोबारा चेकअप करना है। उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि कोई किसी भी टूथ में जो आज हेल्दी है और अगर वो मेंटेन नहीं रखेगा पेशेंट, तो 6 महीने में उसको ये डिजीज़ जैसे डेंटल केरीज या जिंजाइवल डिजीज़ पायरिया वगैरह शुरू हो जाता है। तो अगर 6 महीने में रेगुलर चेकअप करवाएगा, जस्ट पेशेंट आता है, हम 5-10 मिनट में उसको फ्री कर देते हैं, तो चेकअप करके इसी तरह रहेगा तो उसको कोई डिजीज़ नहीं होगी और ओरल हाइजीन अच्छी रहेगी और ओरल कैविटी विल बी फ्री ऑफ डेंटल डिजीज़। जी बिल्कुल। अगली अगर हम रोग की तरफ बढ़े, जैसे आपने कहा कि जो दांत है वो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं और मैक्सिमम जो है हम ये बच्चों में देखते हैं, एक एज ग्रुप है जो स्कूल गोइंग है, कॉलेज के बच्चे हैं, ज़्यादा हम उनमें देखा जाता है। तो क्या है ये और किस तरह से हम इसे समझें? देखिए, जो माल ऑक्लूजन की प्रॉब्लम या टेढ़े मेढ़े दांतों की समस्या जो है, ये 2 फैक्टर इसमें जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। एक तो जेनेटिक्स है जी, हमने देखा होता है कि जैसे पेरेंट्स के दांत होंगे तो उनकी इरप्शन, उनकी जो बेजल बोन है उसका जो होता है वो लगभग कई बार जेनेटिक से इफेक्ट होता है। दूसरे उसके रीज़न लोकल फैक्टर्स होते हैं, ठीक है ना, कि बाद में अगर टूथ साइज नॉर्मल है लेकिन उसका जबड़ा छोटा है जी, तो वो भी एक कारण होता है कि उसमें जो है दांत जो है वो टेढ़े मेढ़े आए, ठीक है ना। उसके डिफरेंट मेथड्स हैं इवेल्युएशन के। पेशेंट आता है, उसका एक्सरे लेते हैं, उसके मॉडल्स बनाते हैं, फिर चेक करते हैं कि किस तरह की सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट मोडेलिटी इज़ पॉसिबल फॉर दैट पेशेंट। जी, अगर हम वही ट्रीटमेंट की बात करें तो हम देखते हैं यूजुअली ब्रेसेस का जो है यूज़ होता है। तो किस तरह से ये जो ट्रीटमेंट है ये शुरू होती है और कितने टाइम की अगर हम बात करें तो टाइम पीरियड कितना होता है? जब भी पेशेंट आता है उसको देखते हैं कि ये रिमूवेबल 2 तरह की अप्लायंसेज होती हैं। एक होती है जैसे डेंचर की तरह रिमूवेबल अप्लायंस, ठीक है ना। तो हम कोशिश करते हैं, कुछ माल ऑक्लूजन जो होते हैं वो रिमूवेबल अप्लायंसेज से ठीक हो जाते हैं जी। लेकिन कुछ जो बहुत ज़्यादा जिसमें कई बार टूथ एक्सट्रैक्ट भी करना पड़ता है ना जी। तो वो जो ट्रीटमेंट होती है वो फिर ब्रेसेस से ठीक होती है। तो इट डिपेंड्स कि कितना किस तरह का सीवियरिटी ऑफ माल ऑक्लूजन है, कितना ज़्यादा है ना। तो ट्रीटमेंट का जो ड्यूरेशन है उसी पे डिपेंड करती है। मे बी मतलब फ्रॉम कोई 1.5 साल से 2-2.5 साल तक भी ये ट्रीटमेंट चलती है जी। बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि ब्रेसेस जो है वो लगवानी पड़ती है और काफ़ी लंबे समय तक रहती है, तो उस समय उस टाइम पीरियड की अगर हम बात करें, क्योंकि बहुत सारे जो यूथ है, बच्चे हैं, वो उन्होंने ब्रेसेस लगाई भी हुई है, तो वो जो ओरल हाइजीन है उस समय पर जब ब्रेसेस लगी है वो किस तरह से मेंटेन करनी चाहिए? जब भी ब्रेसेस का कंप्लीट सेट लगा दिया जाता है उस वजह उस पेशेंट को प्रॉपर डायरेक्शन दी जाती है, ठीक है ना, कि
ब्रेसिस का काम ये होता है कि डॉक्टर ने तो वो लगा दिया है ना, ब्रैकेट लगा दिया, उसमें वायर्स लगा दी, उसके बाद जो बाकी का काम होमवर्क होता है पेशेंट के लिए, ठीक है ना, कि आपने उसमें वो लगाने हैं, इलास्टिक्स लगाने हैं, तो उसको वो भी मेंटेन करना है, साथ में खाना पीना क्या है ना, बहुत हार्ड चीज़ नहीं खा सकते। उस तरह का हम लोग पेशेंट को गाइड करते हैं कि किस तरह आपने अपना फूड हैबिट्स रखनी है और किस तरह आपने जो है वो हाइजीन मेंटेन करनी है। जी बिल्कुल। आगे बढ़ते हुए, जैसे कि आपने शुरुआत में बताया था कि ओरल कैंसर, और हम सुनते भी बहुत हैं और एड्स में भी सुनते हैं और देखते भी हैं, ये ओरल कैंसर क्या है, और अगर हम कहें कि इसके रीजंस क्या है, किस वजह से ये होता है, अगर हम ओरल कैंसर की बात करें? ओरल कैंसर ये जो मुंह की मिकोजा होती है उसको अफेक्ट करता है, कई बार हार्ट टिश्यू को अफेक्ट करता है जी। सबसे बड़ा जो ओरल कैंसर का कारण है वो है जो तंबाकू का प्रयोग होता है। तंबाकू का प्रयोग एक तो स्मोकिंग होगी, एक होता है नॉन स्मोक, जिसमें पान, गुटखा, ये सारी चीज़ें लोग प्रयोग करते हैं जी। और उसमें भी जब पान गुटखा के साथ तंबाकू का कई लोग प्रयोग करते हैं, बिल्कुल ठीक है ना, उसको चबा के गाल के अंदर वाले हिस्से में रखते हैं और वहाँ इरिटेशन की वजह से वहाँ पे घाव बनना शुरू हो जाता है जी। और कंटिन्यूस अगर हैबिट को कंटिन्यू रखेंगे तो उससे जो है वो बाद में वहाँ पे एक कोई मतलब छाला बन जाएगा, ठीक है ना, अल्सर सॉर्ट ऑफ, और वो बाद में जो है अननोइंगली थोड़ा टाइम बाद जो है कैंसर का रूप धारण कर लेता है जी। तो एक छाला, मेरा बोलने का मतलब मुंह में एक छाला या अल्सर जो काफ़ी टाइम तक जो है, लंबे टाइम तक जो है वो ठीक ना हो जी। इवन कोई लोकल एप्लीकेशन करने से भी तो वो एक वार्निंग साइन है जी। तो उसको जो है चेकअप करवा लेना चाहिए जी। और इसके साथ साथ सबसे ज़रूरी चीज़ है जो हैबिट है जी। हैबिट को डिसकंटिन्यू करना और रेगुलर चेकअप करवाना, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि मुंह में कोई ऐसी कोई नॉर्मल सी चीज़ है, ऐसे ठीक हो जाए, लेकिन वो फिर बड़ी एडवांस स्टेज में चला जाता है जी। तो बेटर ये है कि हैबिट इस तरह की है तो उसको छोड़ दें जी। और दूसरी बात की रेगुलर चेकअप करवा लें और इनिशियल इंटरवेंशन से जो है ये डिजीज़ बिल्कुल ठीक हो जाती है जी। बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा कि यूज़ ऑफ टोबैको जो है वो ज़्यादा प्रमोट करता है ओरल कैंसर को, क्या हम ऐसे कोई और भी चीज़ें हैं या ऐसी कोई लाइफस्टाइल है या ऐसी कोई चीज़ है जो अफेक्ट करती है ओरल कैंसर को? ओरल कैंसर के और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे यूज़ ऑफ स्मोकिंग होती है, जैसे तंबाकू का प्रयोग कर लिया, सिगरेट स्मोकिंग, यूज़ ऑफ स्पाइसेस है ना, बहुत ज़्यादा स्पाइसेस खाने से OSMF एक कंडीशन होती है, ओरल सबम्यूकोस फाइब्रोसिस। उसमें पेशेंट का जब भी चीज़ें खाएंगे ना, वो सुपारी वगैरह, पान गुटखा, तो उससे मुंह बंद होना शुरू हो जाता है, मुंह में बैंड बन जाते हैं, ठीक है। अगेन दैट इज़ हैबिट रिलेटेड प्रॉब्लम। तो सबसे पहले तो वो उस हैबिट को छोड़ना है और उसके साथ साथ जो है वो ट्रीटमेंट भी करवानी है, ठीक है। ये जैसे कोई लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कॉज कि पेशेंट को ओरल कैंसर हो सकता है जी। और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, कई बार मुंह में छोटा ऐसे कोई जड़ का टुकड़ा रह जाता है, रूट स्टम्प बहुत शार्प होता है, वो कांस्टेंट इरिटेशन से या तो हमारी गाल के अंदर वाले हिस्से को कट करता रहता है या जीभ को कट करता रहता है जी। और मोस्ट ऑफ द पेशेंट उसको इग्नोर करते हैं जी, ठीक है ना। तो अगर उसको इग्नोर करेंगे और कांस्टेंट इरिटेशन वो करता रहेगा, वो दैट इज़ बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कॉज है, इम्पॉर्टेंट कॉज और इग्नोर्ड है ना, कि उसको हम इग्नोर करते हैं कि कुछ नहीं है, तो दांत की जड़ है, लेकिन वो जो है वो ओरल कैंसर कॉज करता है जी। मतलब कहा जाए तो किस तरह से हम छोटी छोटी जो चीज़ें उनको इग्नोर करते हैं, लेकिन वो वर्स्ट जो कंडीशंस है वो हमें दिखा सकती है। इग्नोरेंस इसमें बहुत बड़ा कारण है कि पेशेंट सोचता है कोई नहीं ठीक हो जाएगा, मुंह में ही है, लेकिन वो एडवांस स्टेज में चला जाता है, मेटास्टेसिस हो जाता है, और जितना स्टेज आगे होगी उतनी इसकी ट्रीटमेंट भी थोड़ा कठिन होगी, असंभव होगी जी। बिल्कुल, अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो किस तरह से प्राइमरी, अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो प्राइमरी हम किस तरह से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा सीवियर है तो किस तरह का ट्रीटमेंट दिया जाता है? प्राइमरी तो जैसे मैंने बोला कि जो कॉज होता है ना, जैसे कोई हैबिट है उसको छोड़ना है जी, सबसे ज़रूरी है। कोई ऐसे शार्प टूथ या कोई डेंचर का कोई हिस्सा या कोई वायर अगर किसी जगह को इरिटेट कर रही है, उसको रिमूव करना है, ठीक है, उस रूट स्टम्प को निकालना है, ठीक है, या कोई डेंचर का हिस्सा है उसको स्मूथ करना है, ठीक है। फिर भी अगर ये कंटिन्यू रहता है या अब जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं उस दौरान अगर ये पता चलता है कि ये अगली स्टेजेस में चला गया,
तो फिर वही सारी कीमोथेरेपी लगेगी उसको, जी। सर्जिकल ट्रीटमेंट होगी, जी। ठीक है ना, और रिहेबिलिटेशंस वो सारी होती हैं, बिल्कुल। वो सब प्रोसीजर्स जो हैं वो फॉलो जी। करके। पर मेरा बोलने का मतलब है कि जितना जल्दी उसको इंटरसेप्ट कर लें जी। उतना जल्दी उसका प्रोग्नोसिस विल बी बेटर। जी, बिल्कुल डॉक्टर साहब। अगर हम बात करें जैसे कि हम एज ग्रुप की अगर हम बात करें, हमने जो कॉमन डिजीज़ थी उनकी तो हमने बात की, लेकिन एज वाइज अगर हम बात करते हैं कि जैसे बच्चे हैं उनमें हमें कुछ डिजीज़ देखने को मिलती है, अडल्टहुड में कुछ मिलती है, और ओल्ड एज में ज़्यादातर हम बात करें तो जो दांत है वो बहुत ज़्यादा ढीले हो जाते हैं, गिर भी जाते हैं और बहुत कम दांत रह जाते हैं। तो एज वाइज किस तरह से आपको डिजीज़ देखने को मिलती है? बच्चों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिजीज़ है, जैसे मैंने बताया, वो डेंटल केरीज है, दंत क्षय रोग। जी। और रीज़न उसका वही है कि दांत साफ ना करना, जी। बहुत ज़्यादा जो है मीठे चीज़ें, चॉकलेट, ये सब चीज़ें खाना, जी। रेशेदार फ्रूट्स वगैरह वो कम खाना है। जी। जब थोड़ी मिडिल एज ग्रुप आता है उसमें जो है माल ओक्लूजन शुरू हो जाता है बच्चे जी। का, ठीक है ना। और एडल्ट में सॉर्ट ऑफ ये तो कंटिन्यू रहेगी डेंटल डिजीज़, जो डेंटल केरीज है, जी। उसके साथ साथ मसूड़ों की बीमारियां भी शुरू हो जाती हैं। और एल्डरली में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर हैबिट्स है उनको कोई भी स्मोकिंग या दूसरी तो ओरल कैंसर, और अगर उनके ये कंटिन्यू रहेंगी डिजीज़ तो इडेंचुलसनेस, है ना, क्योंकि अगर दांत बहुत ज़्यादा उनको तकलीफ़ देते हैं या हिलने लग जाते हैं तो उनको निकाल लेते हैं। जी। तो उससे जो इडेंचुलसनेस मतलब मुंह के दांत सारे निकल जाएंगे। जी। और उसके बाद फिर उनकी रिहेबिलिटेशन विद डेंचर्स, है ना, उनको हम लोग डेंचर देते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो डेली हम ओरल हाइजीन मेंटेन करते हैं वो हम टूथ ब्रश के साथ करते हैं, और ब्रश हम करते हैं, टूथपेस्ट हम यूज़ करते हैं, लेकिन करते तो है कोई 30 सेकंड्स में कर लेगा, कोई थोड़ा टाइम लगा के करता है। तो आपसे मैं जानना चाहूँगी कि किस तरह से हम जो ओरल हाइजीन है उसको डेली मेंटेन कर सकते हैं, और ब्रशिंग की अगर टेक्निक आप हमें बता दें कि परफेक्ट टेक्निक क्या है। जैसा आपने कहा कि टूथब्रश की फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए, टूथपेस्ट कौन सा यूज़ करना चाहिए, मैं इस विषय पे थोड़ा बताना चाहूँगा। जी। तो टूथब्रश जो है वो 2 बार करना है ब्रश। जी। यूजुअली क्या होता है, हम सुबह उठ के ब्रेकफास्ट करने से पहले ही ब्रश कर लेते हैं, जी। ठीक है, उसके बाद हम ब्रेकफास्ट करते हैं और अपना काम। तो 2 बार करना है जब भी ब्रश करना है, सुबह ब्रेकफास्ट के बाद और रात को सोने से पहले। जी। इसके बीच में भी जो है वो ब्रश करना तो संभव नहीं होता, तो जब भी खाना खाएं तो कुल्ला कर लें। जी। है ना, कुल्ला करने से होता है कि जो भी डिपॉजिट्स हैं वो थोड़ा डाइल्यूशन हो जाती है उनकी, है वो निकल जाते हैं। जी। और रही बात कि कौन सा टूथपेस्ट यूज़ करना चाहिए, तो ये डिपेंड नहीं करता कि कौन सा टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हैं। जी। टूथपेस्ट कोई भी जो मार्केट में अवेलेबल है आप यूज़ कर सकते हो। जी। लगाना कितना है, कितनी उसकी क्वांटिटी है, तो एडल्ट्स एक जो मटर का दाना होता है उसके बराबर यूज़ कर सकते हैं, और छोटे बच्चों के लिए जितना चावल का दाना है उतना यूज़ कर लें। जी। है ना। और छोटे बच्चों के लिए गाइडेड ब्रशिंग होनी चाहिए, जैसे 4-1 साल तक जब बच्चा होता है तो पेरेंट्स जो है खुद उसको आदत डालें ब्रश की, और बाद में तो जब बड़े हो जाते हैं तो हैबिट बन जाती है तो उसको वो कर लेते हैं, ब्रशिंग का कर लेते हैं। ड्यूरेशन कितनी देर तक करना है, जी। दांत को जैसे बहुत सारी बार देखा जाता है कि बड़ी लंबे टाइम तक 5-5 मिनट तक ब्रश करते थे। जी। ब्रशिंग की ड्यूरेशन जो है वो कोई 2 मिनट तक, 1.5 से 2 मिनट तक एक प्रॉपर ब्रशिंग होनी चाहिए। जी। ये मॉडल मैं लाया हूँ, इससे मैं थोड़ा सा ब्रशिंग के बारे में, ये जो मॉडल है इसमें मैं बताऊंगा कि जैसे ये टूथ के अलग अलग सरफेसेस होते हैं, ठीक है ना। तो ये दांत का बाहर वाला हिस्सा जो गाल की तरफ होता है, तो वैसे 3-3 दांत लेने हैं इसमें, है ना। तो 3 दांतों को ऐसे करके फिर उसको जो है ओक्लूजल सरफेस की तरफ लाना है। इसी तरह 3-3 दांत जो है वो साफ़ करने होते हैं, ठीक है, ऊपर वाले जबड़े में भी और नीचे वाले जबड़े में भी ऐसे करना है, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो नीचे वाले दांत होते हैं उनका अंदर वाला हिस्सा, ठीक है ना, इसको यूजुअली हम इग्नोर करते हैं, इस हिस्से को जरूर ब्रश करना है अंदर वाले से, ठीक है। और ब्रश को बहुत ज़ोर से यूज़ नहीं करना है, जैसे मतलब जो इसके प्रेशर है दांत के ऊपर बहुत सॉफ्टली इसको यूज़ करना है, अदरवाइज दांतों में कट्स लग जाते हैं, एब्रेजन हो जाता है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है दांतों के साथ जो है वो जैसे आजकल आते हैं टंग क्लीनर, टंग को भी साफ़ करना चाहिए, बिकॉज दैट इज़ सोर्स ऑफ जो माइक्रोब्स होते हैं या जो हेलिटोसिस, जो बैड ब्रेथ। तो दांतों के साथ साथ जो हमें टंग का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको भी क्लीन करना है। जी।
बिल्कुल, मतलब कहा जाए कि जैसे कुछ लोगों को आदत है कि बहुत ज़्यादा देर ब्रश करनी है या बहुत कम, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, जो हमारी टेक्निक है वो भी सही होनी चाहिए। जी, टेक्निक सही होना चाहिए और बहुत ज़्यादा लंबी ड्यूरेशन नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, इसी के साथ जैसे हम देखते हैं ब्रशिंग हम करते हैं, आपने कहा जो टंग है उसको भी क्लीन करना चाहिए, लेकिन साथ ही जो चीज़ आती है वो हम देखते हैं कि माउथ वॉश भी लोग यूज़ करते हैं और हम ओवर द काउंटर कोई भी माउथ वॉश ले लेते हैं। कोई जैसे आपने कहा 2 टाइम ब्रश करते हैं तो दोनों टाइम माउथ वॉश यूज़ करेंगे, तो क्या सही क्राइटेरिया है इसको यूज़ करने का, किस तरह से इसको यूज़ करना चाहिए? अगर हम लोग प्रॉपर ब्रशिंग कर रहे हैं दैट इज़ फाइन, जी ठीक है, लेकिन अगर किसी की जैसे स्केलिंग की, उसके बाद हम लोग माउथ वॉश एडवाइस करते हैं, जी ठीक है ना। और माउथ वॉश बहुत ज़्यादा भी यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि माउथ वॉश ज़्यादा करेंगे तो कुछ कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं ना। जी जैसे आपकी लॉस ऑफ टेस्ट सेंसेशन होगी, स्टेनिंग ऑफ टीथ होगी, जी तो वो मतलब इरेगुलर करके ना 1 महीना यूज़ कर लिया, 2 महीने छोड़ दिया, तो उस तरह से हम लोग ये माउथ वॉश यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, डेफिनेटली वो जो माइक्रोबियल लोड है उसको कम करता है ओरल कैविटी का। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसे बच्चों में हम बच्चों की बात कर रहे थे कि जो बच्चे हैं उनको गाइडेड जो है हमें गाइड करना चाहिए 4 इयर्स तक, लेकिन एक और अगर हम बात करें तो जैसे हम बात कर रहे थे नर्सिंग बॉटल कैरीज़ के बारे में, आजकल हम सुन रहे हैं कि जो बच्चे हैं बॉटल फीड लेते हैं, दूध पीते हैं, तो ये कैरीज़ किस तरह से होती है और इसको किस तरह से आजकल हम देख रहे हैं? नर्सिंग बॉटल कैरीज जैसे नाम से ही प्रतीत होता है कि यूजुअली क्या करते हैं, बच्चों को रात को सोने से पहले उनके मुंह में बॉटल डाल देते हैं, भी सो गया बच्चा, ठीक है ना। पर अदरवाइज उसमें क्या होता है कि सारी रात जो है वो उसका दूध का, चीनी का, उसका एक पूल बना रहता है मुंह में, ठीक है ना। और वो सारी रात जो है वो माइक्रोब्स उसके साथ मिलके दांतों पे जो है वो अटैक करते हैं, एसिड बनाते हैं, और दांतों में जो सड़न की जो मतलब सीवियरिटी बहुत ज़्यादा होती है। जी तो ऐसे बच्चों में क्या साइन होता है कि जो आगे वाले दांत जो होते हैं, फ्रंट टीथ, अपर फ्रंट टीथ, उनका जो ऊपर वाला हिस्सा क्राउन जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। जी तो मेरी यही सलाह है कि बच्चों को दूध के जो दूध है वो गिलास के साथ, है ना, गिलास के साथ दें उनको, और सोने से पहले कुल्ला जरूर करवाएं। तो इस प्रॉब्लम से, जैसे आपने पूछा नर्सिंग बॉटल कैरीज, इससे जो है बचा जा सकता है। जी, मतलब कहा जाए जैसे हम इग्नोर कर देते हैं, बच्चों को चुप करवाने के लिए बॉटल दे देते हैं, लेकिन वो भी बहुत जो है हमें डेंटल कैरीज जो है करती है बच्चों को। इसी के साथ अगर हम देखते हैं डॉक्टर साहब, जैसे हम देखते हैं जो बच्चे हैं, हम बोलते हैं मिल्क टीथ है, दूध के दांत है, और कुछ पक्के दांत है, परमानेंट टीथ है उनके, तो हम देखते हैं जो बच्चे हैं उनके दांत निकलवा दिए जाते हैं कि फिर से आ जाएंगे, लेकिन कभी कभी क्या होता है वो दांत आते नहीं हैं। तो ये जो सारी क्राइटेरिया, ये जो चीज़ है, इसको हम कैसे समझ सकते हैं? बच्चों में जो दूध के दांत हैं वो 3 साल तक आते हैं, ठीक है। उसके बाद पहला परमानेंट टूथ जिसको हम बोलते हैं कि पक्का दांत, वो 6 साल की उम्र में आ जाता है, फर्स्ट मोलर। जी। तो लोगों में ये भ्रांति होती है कि ये दांत भी दूध का दांत है, जी, ठीक है, और उसका ख्याल नहीं रखते। जी। तो मेरा सबको यही बताना है आपके माध्यम से कि जो 6 साल की दांत में जो फर्स्ट परमानेंट टूथ होता है वो दोबारा नहीं आता, और उसको निकलवा देते हैं, और जिससे जो है वो बाद में जो ऑक्लूजन है वो कोलैप्स कर जाता है, ठीक है ना, और जबड़े की जो ग्रोथ है उसमें भी जो है वो थोड़ा इफेक्ट होता है। जी। तो उस दांत का ख्याल रखें, सभी दांतों का ख्याल रखें, लेकिन जो 6 साल की उम्र में पक्का दांत आता है उसका ध्यान रखें। वो जो है दूध का दांत नहीं है, वो एक परमानेंट टूथ है। जी बिल्कुल भी, क्योंकि हम देखते हैं कि जो मदर्स है वो यूजुअली ले जाते हैं डेंटिस्ट के पास कि ये दांत पे निकलवाना है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए उससे पहले। जी, कि 6 साल की उम्र में जो दांत आया उसका प्रॉपर ख्याल रखें। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक और ट्रीटमेंट जो बहुत ज़्यादा फेमस है या बहुत ज़्यादा नोन है, सभी लोग उसको जानते हैं, RCT की हम बात कर रहे हैं, रूट कैनल ट्रीटमेंट की हम बात कर रहे हैं। क्या है ये, क्यों इसे किया जाता है और कैसे समझें हम इसको? रूट कैनाल ट्रीटमेंट एक रिहेबिलिटेटिव प्रोसीजर है। जब मैंने बताया कि जब डेंटल कैरीज या दंत क्षय रोग, दांतों की सड़न जो है वो डेंटिन से आगे पल्प तक पहुंच गई, उसके बाद हम उसकी फिलिंग नहीं कर सकते। जी। उसके बाद जब इन्फेक्शन पल्प में चला जाता है तो उसके बाद उसको रूट कैनाल ट्रीटमेंट, है ना, उसमें हम क्या करते हैं, जो नर्व्स, जो रूट की कैनाल में जो नर्व्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, इन्फेक्शन होता है, उसको हम रिमूव करते हैं, ठीक है, मतलब उसको एनेस्थेटाइज करके उनको रिमूव करना, और उसके बाद उसको 2-3 सीटिंग देते हैं, उसमें कुछ एंटीबैक्टीरियल कुछ ड्रेसिंग्स देते हैं। 2-3 सीटिंग के बाद जो है उसको हम ऑब्चुरेट कर देते हैं इनर्ट मटेरियल डाल के, ठीक है, और देन वी वेट फॉर 1 मंथ और सो, देखने में कि कोई सिम्टम आता है नहीं, एंड उसके बाद उसमें उस दांत को
जो है वो कैप या फिक्स जो है प्रोस्थेसिस लगा लेते हैं। जी। लोग यूजुअली क्या करते हैं कि आरसीटी के बाद सोचते हैं कि अब दांत में दर्द है नहीं, इसको रहने देते हैं, लेकिन उनको ज़रूर उसमें कैप ज़रूर लगवानी चाहिए जी। नहीं तो दांत किसी भी हार्ड चीज़ खाओगे या कुछ खाओगे तो प्रेशर से फ्रैक्चर हो जाता है एंड द होल प्रोसीजर इज़ वेस्टेड। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, मतलब कहा जाए कि 1 मंथ के बाद जो कैप है वो लगवा देनी चाहिए जी। तो डॉक्टर साहब आज हमने आपसे इतनी बातचीत की और जो डेंटल हाइजीन है उसके बारे में जाना, किस तरह के रोग होते हैं और किस तरह से उनसे बच सकते हैं वो सब जाना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में आज आने के लिए और हमें इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और इसी के साथ मैं धन्यवाद करना चाहूँगी अपने दर्शकों का हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहने के लिए। अभी के लिए हम आप सभी से लेंगे इजाज़त, लेकिन तब तक के लिए आप देखते रहिए दूरदर्शन हिमाचल। नमस्कार।